Assalamu alaikum students. Welcome. Hopefully you will be fine, feeling well. आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का प्रोसेस देखा, इंड्यूसमेंट कैसे होती है वो देखी, उनके दो मेथड्स थे वो देखे। उसके बाद हमने मोशनल ईएमएफ देखा। उसी मोशनल ईएमएफ को देखकर एक और काम हुआ है, उसको कहते हैं फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर फैराडे ने काम किया, साइंटिस्ट ने काम किया। इसका एक सिंपल आसान मतलब तो ये है, जो हमने पढ़ा है कि अगर कोई भी आपके पास कॉइल है, उस कॉइल को हम किसी भी गैल्वानोमीटर के साथ अटैच करते हैं, फिर इस कॉइल को के साथ हम एक बार मैग्नेट रखते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल। इस बार मैग्नेट का मूव अवे कराना मीन्स अंदर ले जाना, बाहर लाना या मूवमेंट देना। इसका मतलब है किस चीज़ को चेंज करना, फ्लक्स को चेंज करना। आप कितने देर के लिए कर रहे हो, कब तक कर रहे हो, मीन्स विद टाइम। फ्लक्स का चेंज करना विद टाइम, इसका ये मतलब है फ्लक्स का चेंज करना विद टाइम क्या होता है, इंड्यूस्डमेंट होती है। गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्ट करेगा मीन्स ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। ईएमएफ हमेशा इसके साथ माइनस लिखेंगे, ये अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस्ड होगा। आप वर्क एक डायरेक्शन में करते हो, प्रोड्यूस्ड जो होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है। ये हम लास्ट लेक्चर में भी देख चुके थे, अब इस लॉ में भी देखेंगे। इसके डायरेक्शन के बारे में मैंने बताया था कि इस पे लेंस लॉ ने काम किया था, ये भी अभी देख लेंगे। और अगर ये जो कॉइल है ये नंबर ऑफ लूप्स, नंबर ऑफ टर्न्स इसके ज़्यादा हो, अगर इसको विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ टर्न्स हम देखें तो इसके साथ हम एन बी लिखते हैं। ये सिंपल इक्वेशन है हमारे पास फैराडे लॉ का, कि द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ कॉइल हैविंग एन नंबर ऑफ लूप्स हम एक और डायग्राम के जरिए जब करेंगे, यहां पर हम क्या कहेंगे, हैविंग द नंबर ऑफ टर्न्स is equal to n times the negative rate of change of flux linked with the coil। के जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है जिस कॉइल में जिसके नंबर ऑफ टर्न्स n हो, वो किस चीज के बराबर होता है, नेगेटिव रेट, नेगेटिव मीन्स माइनस, रेट मीन्स टाइम, negative rate of change of magnetic flux is called Faraday's law of electromagnetic induction। इसी को हम एक और एग्जांपल से अब देखते हैं। मोशनल ईएमएफ हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हमने ये कहा कि दो पैरेलल रेल्स है हमारे पास, पैरेलल रेल्स है, इस रेल्स को हमने इसके साथ हमने एक कंडक्टर रखा है, एक कंडक्टर कनेक्ट किया है, फिट किया है इस दो रेल्स पर। इस दो रेल्स को हमने एक गैल्वानोमीटर के साथ कनेक्ट किया है। ये कंप्लीट वही डायग्राम है जो हमने मोशनल ईएमएफ में पढ़ा। इस रेल्स का से लेकर इस कंडक्टर तक जो फासला है उसको हमने कहा कि ये डिस्टेंस d है। इन दो पैरेलल रेल्स के दरमियान हमने कहा कि ये आपके पास क्या है, इसको हम लेंथ के इक्वल कहते हैं। फिर हमने ये कहा था कि ये जो आपके पास दो रेल्स को हमने कनेक्ट किया है, इसको हम नाम देते हैं P Q R S, इसको हमने नाम दिया। फिर हमने ये भी कहा था कि ये जो आपके पास कंडक्टर है, ये रेल्स है, ये भी कहा कि एक लूप बना रहा है। अब यहाँ पर हम उसको इन केस ऑफ लूप कहते हैं। फैराडे लॉ को हम यहाँ पर चेंज ये होगा, मोशनल ईएमएफ है वही मोशनल ईएमएफ, वो कुछ और था, उसको कुछ और नज़र से देख रहे थे।
इसको एक किसी और नए नज़र से हम देख रहे हैं। इसमें मेथड थोड़ा सा चेंज है वही ईएमएफ इंड्यूस्ड करना, वही इंड्यूसमेंट करना, वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ही होगा। सिर्फ इसमें हम जो चीज़ चेंज कराना चाह रहे हैं एक नए नज़र से उसको आप देखेंगे, वो ये है कि यह के पास एक लूप है। इस लूप का जो एरिया है या के पास उसका एरिया है, मीन्स ये लूप ये है। अगर इस लूप पे, जैसे हमने लास्ट में भी पढ़ा, लास्ट में कि अगर इस लूप पे हम फोर्स लगाएंगे, जिसको मैंने कहा था कि हम एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे या अप्लाइड फोर्स लगाएंगे, तो ये लूप पहले यहाँ पर था। जब इसको मैंने फोर्स लगाया, फर्स्ट कर लिए ये लूप यहाँ तक आ गया, तो पहले उसका जो एरिया था वो ये था, ये लूप ये था। अब ये लूप यहाँ तक आ गया, अब ये लूप बढ़ गया, तो इसको फोर्स लगाने से इसका लूप बढ़ गया, इसका एरिया बढ़ गया। अगर पहले डिस्टेंस, ये लेंथ तो वही है, अगर पहले डिस्टेंस, ये एरिया क्या मतलब है, लेंथ विड्थ, लेंथ है विड्थ ये है। तो अगर इस कंडक्टर को हम फोर्स लगाकर यहाँ तक लाएंगे, ये पहले डिस्टेंस अगर ये था, अब डिस्टेंस यहाँ तक आ जाएगा। तो इसका क्या मतलब है कि लूप चेंज हो गए, मीन्स डिस्टेंस चेंज हो गए, मीन्स डिस्टेंस विड्थ लेंथ मीन्स एरिया चेंज हो गया है। तो ये एक नए नज़र से हम देख रहे हैं मोशनल ईएमएफ को, कि लूप का चेंज करना, एरिया का चेंज करना, एरिया के चेंज होने से इसका फ्लक्स चेंज होगा, जिससे ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। ये सिंपल स्टेटमेंट है फैराडे लॉ के बारे में। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हमने ये कहा कि जब इस पे हम फोर्स लगाएंगे तो इसका डिस्टेंस चेंज हो जाएगा। इस पे जब हम फोर्स लगाएंगे तो ये किसी खास वेलोसिटी के साथ ये मूव करता है। वो वेलोसिटी हमारे पास क्या है, वेलोसिटी इज इक्वल टू चेंज इन डिस्टेंस बाय चेंज इन टाइम, मीन्स वक्त के साथ विद टाइम हमने इसका डिस्टेंस को चेंज किया। जब इसको हम फोर्स लगाएंगे तो इसका जो स्पीड है, वेलोसिटी है, वो चेंज हो जाएगा, जो d/t के बराबर है। ये हम ऑलरेडी, ये सिंपल बेसिक डेफिनेशन है वेलोसिटी के बारे में, कि फोर्स लगाने से जब वो कंडक्टर मूव करेगा किसी खास वेलोसिटी के साथ, तो लाजमी बात है इसका डिस्टेंस में चेंज आएगा। डिस्टेंस में जब चेंज होगा तो फ्लक्स में चेंज आएगा। फ्लक्स में चेंज आना मींस, फ्लक्स हमने पढ़ा था मैग्नेटिक फ्लक्स, बी ए कॉस थीटा, बी डॉट ए है, जब डॉट को ख़त्म करते हैं कॉस थीटा लगाते हैं। एक पॉइंट को यहाँ पर यह है कि यहाँ पर इसको हमने लास्ट टॉपिक में भी पढ़ा कि इसको हमने एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। ये हमने मोशनल ईएमएफ वाला डायग्राम ही है, ये सेम वही डायग्राम है, सिर्फ यहाँ पर हम एक और नए नज़र से को देख रहे हैं कि इसको हमने एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। अब यहाँ पर मकसद ये है कि कॉस एंगल क्या होगा फील्ड और एरिया के दरमियान। फील्ड हमारे पास क्या है, इन टू द पेपर है, ये हमारे पास क्या है, इन टू द पेपर फील्ड है। एरिया हम पढ़ चुके हैं कि अगर ये पूरा हमारे पास एक यूनिफॉर्म एरिया हो, ये इसका फील्ड है, इस एरिया, इस पे जो एरिया होगा, जो फील्ड है हमारे पास, ये है इसका फील्ड। फील्ड इन टू द पेपर है, ये प्लेन है, ये इस पे फील्ड है। और एरिया हम पढ़ चुके हैं कि एरिया हमेशा नॉर्मल पे होता है, तो नॉर्मल भी उसी डायरेक्शन में है, फील्ड भी उसी डायरेक्शन में है। जब सेम डायरेक्शन हो तो हमने ये कहा कि जब दोनों पे सेम डायरेक्शन हो, थीटा को हम 0 डिग्री लेते हैं और कॉस 0 हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो ये जो इक्वेशन है फ्लक्स, ये बी ए आ जाएगा। एक पॉइंट ये है। एक पॉइंट ये है, हमें ये भी पता है कि जब हम इस पे फोर्स लगाएंगे तो हम मैक्सिमम फोर्स हमें चाहिए, वो मैक्सिमम फोर्स हम पढ़ चुके हैं मोशनल ईएमएफ में। दूसरी पॉइंट ये भी हम पढ़ चुके हैं कि इससे
फोर्स लगाने से इसका जो डिस्टेंस चेंज होगा, ये जब किसी खास वेलोसिटी से मूव करेगा, इस वजह से इसका फ्लक्स चेंज होगा, जिस वजह से इंड्यूसमेंट होगी, ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। लेकिन फ्लक्स जब चेंज होगा, फ्लक्स कब मैक्सिमम होगा? फ्लक्स होगा तो ये काम होगा, फ्लक्स होगा, फ्लक्स ना हो तो इंड्यूसमेंट नहीं होगी, ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। तो फ्लक्स के लिए तो लाजमी है कि फ्लक्स कब मैक्सिमम है। अगर आप इस नज़र से देखो, जो अभी समझाया वो भी ठीक है, वरना हम ये पढ़ चुके हैं कि फ्लक्स तब मैक्सिमम होता है जब एंगल 0 होगा। तो यहाँ पर हमारे पास फ्लक्स आया है BA। अब एरिया क्या है? यहाँ पर हमने एरिया देखना है। एरिया यहाँ पर हमारे पास क्या है? लेंथ इनटू विड्थ, लेंथ इनटू विड्थ। डिस्टेंस का डिस्टेंस पहले ये था, अब ये हो गया, डिस्टेंस में चेंज आ गया। तो लेंथ इनटू विड्थ हमारे पास क्या है? एरिया। तो हमारे पास क्या होगा? फ्लक्स इज इक्वल टू बी, एरिया की जगह L चेंज इन D। ये है हमारे पास फ्लक्स। हमने सिर्फ एक काम किया है कि जो एरिया की वैल्यू है वो हमने चेंज की है। अब इसको में से हम क्या करते हैं? हम फील्ड बात कर रहे हैं, बी हम इक्वेशन बनाना चाह रहे हैं। बेसिकली मैंने डायरेक्ट इक्वेशन आपको पता है, इसी इक्वेशन को हम प्रूव करवाना चाह रहे हैं, एक और मेथड से है ये, और ये डायरेक्ट मैंने आपको बताया। तो अब बी L चेंज इन D मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आकर ये क्या हो जाएगा? ये डिवाइड हो जाएगा, इस तरफ हमारे पास B आ जाएगा। तो B हमारे पास क्या है? फ्लक्स L चेंज इन D। अब इसमें कुछ क्या चेंज है जो इस इक्वेशन में हम ला सकते हैं कि B इज इक्वल टू फ्लक्स चेंज L इन D। इसमें चेंज हमारे पास क्या है कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ में हमने एक इक्वेशन प्रूव किया था, जो था हमारे पास E इज इक्वल टू माइनस VBL। मोशनल ईएमएफ को जब हम देखेंगे, मोशनल ईएमएफ हमारे पास क्या था? मोशनल ईएमएफ हमारे पास था E इज इक्वल टू माइनस VBL। अब इस इक्वेशन को देखकर इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं। वैल्यूज पुट कैसे करेंगे? E इज इक्वल टू माइनस V की जगह हम पुट करते हैं डिस्टेंस बाय टाइम, B की जगह हम ऑलरेडी फार्मूला ला चुके हैं, तो B की जगह हम पुट करेंगे फाई। ये बेसिकली फ्लक्स चेंज हो रहा है, या फिर आप इसको चेंज इन फ्लक्स से भी लिख सकते हो, चेंज इन फ्लक्स बाय L चेंज इन D। फिर हमारे पास L लेंथ एज इट इज आप इसको लिखेंगे। अब क्या क्या चेंज हो रहा है यहाँ पर? जो कैंसिल हो रहा है, एक D और D कट जाता है, एक L और L कट जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगा? E इज इक्वल टू माइनस चेंज इन फ्लक्स बाय सिर्फ और सिर्फ टाइम रेट। ये है हमारे पास चेंज इन फ्लक्स बाय टाइम, या द नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। ये हमारे पास सिंपल इक्वेशन है किस चीज़ के लिए? फैराडे लॉ के लिए। अब इसमें एक चीज़ हम सिर्फ पॉइंट करते हैं कि अगर हम बात कर ले कि n नंबर ऑफ लूप्स, क्या हम नंबर ऑफ लूप्स की बात कर ले, ये एक लूप था, नंबर ऑफ लूप्स की तादाद अगर हम ज़्यादा कर ले तो इसी इक्वेशन में हम क्या लगाते हैं? फॉर नंबर ऑफ लूप्स n के लिए। तो ये इक्वेशन हमारे पास आ जाता है। इस इक्वेशन का स्टेटमेंट क्या है कि EMF इंड्यूस्ड इन अ कॉइल हैविंग n नंबर ऑफ लूप्स इज वो EMF जो इंड्यूस्ड हो रहा है कब? जब नंबर ऑफ लूप्स की हम बात करते हैं कि जब उसके n नंबर ऑफ लूप्स हो। ये किस चीज़ के इक्वल है? इट इज इक्वल टू n टाइम्स the negative rate of change of magnetic flux linked with a coil
is called Faraday law of electromagnetic induction। यहाँ पर जो नेगेटिव साइन है, ये नेगेटिव साइन बेसिकली हमारे पास किस चीज़ के लिए है? ये इनकी डायरेक्शन के लिए है। इनकी डायरेक्शन के लिए इस पे जो काम किया है वो लेंस लॉ ने इस पे काम किया था। लेंस लॉ का बहुत ही बेसिक स्मॉल टॉपिक है। ये लेंस लॉ जो है ये एक रशियन साइंटिस्ट था लेंस, जिसने ये काम किया था 1834 में। क्या काम किया था? इसने काम किया था कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट is always such as opposed to the cause that produces the induced current। इसका ये मतलब है कि जब आप इंड्यूसमेंट करते हो, इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा करते हो, इंड्यूस्ड करंट पैदा करते हो, तो उनकी जो डायरेक्शन है, मींस आप मैकेनिकल वर्क जैसे फ्लक्स है, आप फ्लक्स एक डायरेक्शन में इनको दे रहे हो, फ्लक्स एक डायरेक्शन में है, जो मैकेनिकल वर्क हो रहा है वो एक डायरेक्शन में है, लेकिन जो इंड्यूसमेंट है वो अपोजिट है। इसी तरह हमने म्यूचुअल इंडक्शन में देखा। म्यूचुअल इंडक्शन में हमारे पास क्या था कि एक कॉइल ये था और एक कॉइल ये था। ये हमारे पास प्राइमरी कॉइल है, ये सेकेंडरी कॉइल है। हमने ये कहा कि जब इस कॉइल को हम कोई सोर्स देते हैं, सोर्स से इसमें जो करंट पास होगा तो इसमें एक फील्ड बनेगा। इस फील्ड की वजह से जब दूसरे कॉइल को इसके जब करीब रखते हैं, इसके फील्ड की वजह से इस कॉइल में भी इंड्यूसमेंट होती है। इस फील्ड की वजह से, यहाँ पर सोर्स दिया है, इस फील्ड की वजह से इस कॉइल में इंड्यूसमेंट होना, ईएमएफ पैदा होना, करंट पैदा होना, अगर इसमें डायरेक्शन ये है तो दूसरे कॉइल में जो इंड्यूसमेंट हो रही है वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होती है। तो इसका यही मतलब है कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज ऑलवेज सच एज अपोज द कॉज दैट प्रोड्यूसेस द इंड्यूस्ड करंट। वो हमेशा जिस वजह से, जिस जरिए से आप यूज कर रहे हो, जो जरिया यूज कर रहे हो, जिसमें इंड्यूसमेंट होती है वो हमेशा उसके अपोज होगा, उसके अपोजिट होगा। ये सिंपल लेंस लॉ ने हमें कहा था। एक और मिसाल लिखते हैं, जैसे कि हमारे पास एक कॉइल है, इस कॉइल को हमने एक गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट किया है। हम कहते हैं कि हम साथ में एक मैग्नेट रखते हैं, एक बार मैग्नेट है। अब बार मैग्नेट का यहाँ पर नॉर्थ साइड है, इसको हम इसकी तरफ लाते हैं, जिसका मतलब है इट इज अप्रोचिंग, इसकी तरफ हम ले जा रहे हैं। जब हम इसको इसकी तरफ ले जाएंगे तो क्या होगा? इसमें हमारे पास इंड्यूसमेंट होगी, करंट का फ्लो होगा। जब करंट का फ्लो होगा, इंड्यूसमेंट होगी, तो जो गैल्वेनोमीटर है पहले अगर वो रेस्ट में था, अब वो डिफ्लेक्ट करेगा। ये हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पढ़ चुके हैं कि ये जो नीडल है गैल्वेनोमीटर का, ये डिफ्लेक्शन शो करेगा। डिफ्लेक्शन किस तरफ शो करता है? अब जैसे कि आप इसको इंसर्ट करते हो, ये डिफ्लेक्ट हो गया, तो इसमें मूवमेंट होगी। एक पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट ये है, जैसे आप इसको इसके करीब ले आओगे, जिस इंड्यूसमेंट होगी, इस वजह से इस कॉइल पे भी एक पोल बनता है, एंड नॉर्थ पोल इस पे भी बन जाता है। अब ये भी नॉर्थ पोल है, ये भी नॉर्थ पोल है, तो नॉर्थ पोल हमारे पास कौन से पोल्स है? ये लाइक पोल्स है, एक जैसे पोल्स है। और एक जैसे पोल्स हमें पता है वो आपस में रिपेल करते हैं, रिपल्जन करते हैं। जब एक दूसरे आपस में रिपेल करते हैं तो नीडल दे के ये इस तरफ डिफ्लेक्ट होगा। दूसरे पॉइंट, इसको बेसिकली हम यू देख रहे हैं। ये बेसिकली अगर इसको आप देख लें तो ये यू है। अब यहाँ पर मूवमेंट आपको क्लॉकवाइज नजर आ रही है, लेकिन उसको अगर आप यू देख ले फ्रंट से, फिर ये आपको एंटी क्लॉकवाइज नजर आएगा। तो इस केस में जो मूवमेंट होती है वो आपके पास क्या होती है? वो करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होती है। ये आपको क्लॉकवाइज शायद नजर आ रहा हो, लेकिन ये बेसिकली उसको हम यहाँ पर नहीं बना सकते। तो ये बेसिकली एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है किस चीज की? करंट की। तो ये दूसरे को लाइक पोल्स बन जाते हैं, दूसरे को रिपेल करते हैं। अब यहाँ पर
करंट की डायरेक्शन हमने देखी कि वो किस फॉर्म में जा रहा है, तो इस डायरेक्शन के बारे में जो काम किया है वो लेंस लॉ है। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि हमारे पास ये है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि वही हमारे पास बार मैग्नेट है। इस बार मैग्नेट पे हमने नॉर्थ साउथ पोल, इसको हमने एक गैल्वानोमीटर के साथ अटैच किया है। पहले ये इसकी तरफ जा रहा था, अप्रोचिंग। अब हम इसको जब यहाँ पर ले जाएंगे वापस पीछे ला रहे हैं। अभी हम इसको वापस इस तरफ जब पीछे करेंगे मीन्स फार अवे, इसको हम वापस पीछे जब करते हैं तो इसी कॉइल पे एक पोल बन जाता है, नॉर्थ पोल बन जाता है। अब ये आपके पास नॉर्थ है, ये साउथ है। ये कौन से पोल्स है? ये अनलाइक पोल्स है, डिफरेंट पोल्स है। डिफरेंट पोल्स हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। जैसे प्लस माइनस ये अट्रैक्ट करते हैं। जब ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, पहले ये रिपेल कर रहा था, अब एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो नीडल इनकी तरफ ही आएगी, तो नीडल डायरेक्शन ये होगी। अब इसमें जो इंड्यूसमेंट होगी, पहले इंड्यूसमेंट यू हो रही थी, अब इसको आप यू समझ ले कि इंड्यूसमेंट हमारे पास क्या है, अब इंड्यूसमेंट इस डायरेक्शन में है। यहाँ पे देख के ये आपको यू नजर आ रहा है, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन इसको हम सही ड्रा नहीं कर सकते, ये बेसिकली यू पड़ा होता है। अभी इसको हमने यू ड्रा किया है, ये होता यू है, तो इससे आपको ये क्लॉकवाइज नजर आता है। इस केस में जो करंट की डायरेक्शन होती है वो क्लॉकवाइज होती है, करंट की डायरेक्शन। तो ये हमारे पास डायरेक्शन के बारे में बात की है कि हमारे पास की डायरेक्शन हम किस तरह मालूम कर सकते हैं। एक डायरेक्शन मैंने आपको म्यूचुअल इंडक्शन के तौर पर बताया, फ्लक्स का चेंज करना, फ्लक्स के चेंज करने से जो इंड्यूसमेंट होगी वो हमेशा इसके अपोजिट डायरेक्शन में पैदा होगी। जैसे यहाँ पर डायरेक्शन ये था, इंड्यूसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में हुआ है। इसके बारे में लेंस लॉ ने काम किया था, ये एक रशियन साइंटिस्ट था, 1834 में इन्होंने काम किया था। फिर मैंने यहाँ पर दो और मिसाल दिए कि अगर एक कॉइल है, एक मैग्नेट साथ रख रहे हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में फ्लक्स चेंज करना देखा, यहाँ पर भी वही प्रोसेस है। फर्क ये है कि यहाँ पर हमारा मकसद बताने का है किस चीज का, डायरेक्शन का। यहाँ पर हम डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, तो डायरेक्शन हमारे पास क्या है यहाँ पर कि किस तरह डायरेक्शन किस तरफ होता है, किस तरफ इसका डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, जिस टाइम क्लॉकवाइज है, ये हम देख चुके हैं। लास्ट पॉइंट इसमें यह है लेंस लॉ में कि इस लेंस लॉ में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी होती है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब है एनर्जी का चेंज होना। एनर्जी होती है कि मतलब चेंज होती है। जैसे कि ग्लास है, ग्लास को हम जब पिक करते हैं, उठाते हैं, तो जब ग्लास मूव करता है काइनेटिक एनर्जी। हम जो ग्लास उठा रहे हैं, हम खुद जो काम करते हैं वो मैकेनिकल वर्क होता है, उसको मैकेनिकल एनर्जी है। तो ग्लास हम उठाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी। इस ग्लास को जब हम किसी खास हाइट तक ले जाते हैं, वही काइनेटिक एनर्जी चेंज होती है पोटेंशियल एनर्जी में। तो यहाँ पर मकसद बताने का ये है, इसमें जो फ्लक्स हम चेंज करते हैं, मैग्नेट से फ्लक्स चेंज करना या इसको स्टेशनरी रखकर कॉइल से फ्लक्स चेंज करना, इसको कहते हैं, हम इसको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, मैकेनिकल एनर्जी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। इस मैकेनिकल एनर्जी से हमें करंट मिल रहा है, इंड्यूस्ड ईएमएफ मिल रहा है, मींस आसान अल्फाज में हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है। तो इसका मतलब क्या है कि मैकेनिकल एनर्जी हम जब प्रोवाइड करते हैं तो ये चेंज हो जाता है किस चीज में, ये चेंज हो जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो हम प्रोवाइड करते हैं मैकेनिकल एनर्जी, और इसमें मैकेनिकल एनर्जी किस चीज में चेंज हो जाती है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो जाती है। तो इसका ये मतलब है कि लेंस लॉ में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में भी बात की है कि इसमें एनर्जी चेंज हो जाती है। तो ये था हमारे पास ये लेक्चर आज का। एक बार दोबारा देख लें, हमने आज फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जिस पे फैराडे ने काम किया, इसका एक सिंपल मेथड तो ये है कि हमने जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ा है वो ये था कि ये कॉइल है,
ये बार मैग्नेट है, इससे जब हम फ्लक्स चेंज करते हैं, इसी मैग्नेट को मूवमेंट देना, इसको कहते हैं फ्लक्स का चेंज करना। विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वक्त के साथ फ्लक्स का चेंज करना। अगर यहाँ पर एक लूप ना हो, नंबर ऑफ टर्न ज्यादा लूप्स हो, तो अगर n हो, ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स हो और फ्लक्स चेंज हो रहा हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इससे नीडल शो डिफ्लेक्शन शो करेगा गैल्वेनोमीटर में, मींस इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड करंट पैदा हो गए हैं। एक मेथड ये है जो हमने इमोशनल ईएमएफ में पढ़ा कि अगर इस कंडक्टर को हम फोर्स लगाते हैं तो इसका जो लूप का जो एरिया है वो एरिया में चेंज आ जाता है। पहले अगर डिस्टेंस इतना था, अब डिस्टेंस यहाँ तक आ गया है, तो हमने देखा कि जब इसको हम मूव कराएंगे, जब किसी खास वेलोसिटी से मूव करेगा तो डिस्टेंस चेंज होगा। डिस्टेंस के चेंज होने से फ्लक्स चेंज होता है। फ्लक्स में हमने एरिया देखा कि एरिया, लेंथ, विड्थ L, चेंज इन D, पहले D ये था, अब D यहाँ तक आ गया, मीन्स D में चेंज आ गया, तो ये एरिया L चेंज इन D के इक्वल है। फिर हमने B फील्ड के फॉर्म में लिखा, चूंकि ये मोशनल ईएमएफ से रिलेटेड है तो मोशनल ईएमएफ के मुताबिक माइनस VBL, हमने V की जगह उसकी वैल्यू पुट की, B की जगह वैल्यू पुट की L, इसी तरह ये कैंसिल होकर वापस वही फार्मूला बन गया जो मैंने स्टार्ट में आपको डायरेक्ट समझाया था, तो ये फैराडे लॉ था। इस नेगेटिव साइन मतलब डायरेक्शन क्या होती है? डायरेक्शन लेंस ला ने कहा कि डायरेक्शन हमेशा क्या है? अपोज द कॉज। जिस जरिए के वजह से आपने इसको इंड्यूस्ड कराना है, तो अगर आप उसको एक डायरेक्शन में काम करते हो, जो इंड्यूसमेंट होगी वो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में होती है। यही पॉइंट हमने म्यूचुअल इंडक्शन के प्रोसेस से देखा। यही पॉइंट यहाँ पर हमने ये देखा कि ये किस पॉइंट पर एंटी क्लॉकवाइज किस तरह पोल्स सेम होते हैं, किस तरह पोल्स डिफरेंट हो जाते हैं, तो ये अट्रैक्ट हो जाता है। क्लॉकवाइज करंट होगी, एंटी क्लॉकवाइज करंट होगा, तो ये हमने देखा। लास्ट पॉइंट हमने देखा कि इसमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में बात हुई है कि हम जो मैकेनिकल वर्क, मैकेनिकल एनर्जी दे रहे हैं वो चेंज हो जाता है किस चीज़ में? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। सो ये रहा आज का लेक्चर। होपफुली आप लोगों को काफ़ी हद तक समझ आ गया होगा। उम्मीद रखता हूँ आप इन लेक्चर से, चूँकि फिज़िक्स सेकेंड ईयर काफ़ी लेंथी है, टफ है, बहुत ही कंसेप्चुअल है, तो जो कोशिश होती है वो हम कवर करवा लेते हैं। उम्मीद यही होगी कि आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिली होगी इससे। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।